नमस्कार दोस्तों, पथ ज्योति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। यूपीएससी के जीएस पेपर सेकंड पर आपसे आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे कि संविधान क्या है, लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है और नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल है या यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। यदि मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो देयर इज नो एनी डेफिनेशन इज गिवन इन योर कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की कोई परिभाषा आपके संविधान में नहीं दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेफिनेशन क्लास है, आपके यहां जो परिभाषा का खंड है वो 366 आर्टिकल 366 है और जिसमें 30 डेफिनेशंस दी गई हैं और वहां पे कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन नहीं किया गया। जनरली यदि कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है कहता है कि ये जो गवर्नमेंट्स हैं, इन गवर्नमेंट्स के जो आर्गन्स हैं, गवर्नमेंट्स के आर्गन्स कौन से हैं? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तीन अंग हैं सरकार के। सरकार के कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका। इन ऑर्गन्स के यानी गवर्नमेंट्स के पावर के बारे में, फंक्शंस के बारे में, उनके कॉन्स्टिट्यूशन गठन के बारे में, उनके इंटर रिलेशंस के बारे में, उनके हेड्स के अपॉइंटमेंट्स के बारे में प्रावधान करता है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है दैट इज अ सोशल डॉक्यूमेंट्स आर अ पायस डॉक्यूमेंट व्हिच इज नोन एज अ कॉन्स्टिट्यूशन। कि ये आपका कैसा डॉक्यूमेंट है? सोशल डॉक्यूमेंट माना जाता है या पायस डॉक्यूमेंट माना जाता है और ये सरकार के अंगों के बारे में प्रावधान करता है। जो ऑर्गन्स हैं उनके पावर्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उनके इंटर रिलेशंस के बारे में और उनके हेड्स के अपॉइंटमेंट्स के बारे में जो प्रोविजन करता है वह देश का संविधान कहलाता है। देयर इज नो एनी कॉन्क्रीट डेफिनेशन इज गिवन। ये एक जनरल डेफिनेशन है जो दी गई है आपकी संविधान की। कॉन्स्टिट्यूशन, यदि आप एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव में इनका पावर क्या होगा, इनके फंक्शंस क्या होंगे, इनका हेड्स और उनके हेड्स का अपॉइंटमेंट कैसे होगा और इनके अदर ऑर्गन के साथ इंटर रिलेशंस क्या होंगे, ये बात आपके संविधान में बताई जाती है। संक्षिप्त तौर पर पावर के बारे में, फंक्शंस के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उनके हेड्स के अपॉइंटमेंट्स के बारे में और उनके इंटर रिलेशंस के बारे में प्रोविजन करता है। दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। यदि हम लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, संवैधानिक विधि या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बात करें तो संवैधानिक विधि क्या होती है? लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो एरिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन से वाइडर है। इसका स्कोप जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जो स्कोप है इज वाइडर देन दैट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा है। लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो इंक्लूड करता है कॉन्स्टिट्यूशन को प्लस इंक्लूड करता है एनी कन्वेंशन और प्रैक्टिसेस को प्लस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट और हाई कोर्ट जो है और सुप्रीम कोर्ट के जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट या जजमेंट्स हैं उन्हें इंक्लूड करता है, प्लस जो रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स अथॉरिटेटिव कमीशंस की। और ये अथॉरिटेटिव कमीशंस कौन से हैं? यदि मैं बात करूं, ह्यूमन राइट कमीशन, लॉ कमीशन, SC/ST कमीशन, वुमेन कमीशन, ये इन रिपोर्ट्स जो है उन्हें शामिल करता है ये लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। तो जनरली जब हम स्टडी करते हैं तो आज सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी नहीं होती है, लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी होती है। लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन प्लस
any convention or practice which is not written in your constitution, in our constitution, जो लिखा नहीं है, जैसे as a custom, as a practice, as a convention यूज किया जा रहा है। इसका एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट होगा, हम एक प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं, एंड दैट इज द एल्डेस्ट पर्सन, जो सीनियर मोस्ट ऑफ द जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो आपका सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। इज नो वेयर रिटन, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। 1950 के बाद से आज तक जो भी है सीनियर मोस्ट हमारे जजेस हैं, उन्हीं को क्या किया जा रहा है, यहां पे अपॉइंट किया जा रहा है। एक बार इनका डेविएशन आफ्टर द केशवानंद भारती केस में आपको दिखा था, अदरवाइज किसको अपॉइंट किया जा रहा है, जो आपके सीनियर मोस्ट जज है। अगेन एनी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, और ये जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट किसका है, किसका बोलो यार, तुम लोग बैठे हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं। मैंने आपको बताया था कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है, बट इट बिकम्स द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये आपके संवैधानिक विधि का भाग हो गया। ये बता दिया गया ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य की केस में, ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य की केस में डिसाइड किया, राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। राइट टू हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, ये कहां से आया हुआ है, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये डिसाइड किया गया, और ये क्या बन गया, आपका लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गया। किसका पार्ट है ये, लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। फ्री, जो आप क्लीन एयर की बात करते हो और फ्रेश वाटर की बात करते हो, फ्रेश एयर एंड क्लीन वाटर्स की बात कर रहे हो, ये हर सिटीजन का क्या है, फंडामेंटल राइट है, और ये डिसाइड किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कहां पे, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस पे ये डिसाइड किया गया, और ये किसका पार्ट हो गया, राइट टू नो इज योर फंडामेंटल राइट। राइट टू नो जो है वो आपका मौलिक अधिकार है, ये आपके संविधान में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के द्वारा, जुडिशियल डिसीजन एंड जजमेंट्स के द्वारा इन्हें क्या किया गया है, लाया गया है, और वो किसका भाग हो गए हैं, आपके संवैधानिक विधि का भाग हो गए। ये संविधान का भाग नहीं, ये संवैधानिक विधि का भाग है। तो जनरली जो हम स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की स्टडी करते हैं, या लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करते हैं। और रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स किसकी है, आपकी ह्यूमन राइट कमीशन रिपोर्ट है आपके, या लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स हैं, या आपके एससी कमीशन की रिपोर्ट है, एसटी कमीशन, ये रिपोर्ट्स भी क्या हो जाती हैं, इंक्लूड्स की जाती हैं, और ये लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाती हैं। तो मैंने आपसे बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है और लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इज नॉट अ सिमिलर टर्म्स, ये समान नहीं है। यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जो स्कोप है वो वाइडर है देन दैट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों, क्योंकि ये किसको इंक्लूड कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द कन्वेंशन और प्रैक्टिस प्लस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एंड द रिपोर्ट्स। मैं आपसे सिंपली बात करूं, यदि आप 356 की बात करिए, और 356 आर्टिकल किसके बारे में बात कर रहा है, प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात करता है। प्रेसिडेंट रूल जो है राष्ट्रपति शासन के बारे में बात किया गया है इस आर्टिकल में। यदि इस प्रोविजन को लिखोगे तो ये क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है। 356 में क्या क्या बातें बताई गई, 356 में ये कहां का पार्ट है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इतना लिखने से काम नहीं चल रहा है और इतना जानने से काम नहीं चल रहा है। आपको क्या जानना है, इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जानना है, संवैधानिक विधि को जानना है। संवैधानिक विधि जो है वो क्या बता रही है आपकी, कि ये प्रोविजन, और इसके साथ साथ आपको किसको मेंशन करना है, आपको मेंशन करना है एस आर बोम्मई का केस। किसका, एस आर बोम्मई। ये एस आर बोम्मई के केस में वो जो गाइडलाइंस हैं, जब तक आप इस बात को नहीं लिखोगे और नहीं जानोगे तब तक वो प्रोविजन आपका क्या है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो हमको क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, ना कि ओनली कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। गॉट माय पॉइंट, सारी बातें क्लियर हुई। तो law of constitution is wider than that of the constitution. Law of constitution or a constitutional law includes the constitution as well as, किसको include कर रहा है, any practice, any conventions
और एनी ट्रेडिशंस प्लस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजमेंट और ऐसी कोई रिपोर्ट्स। मैं रिपोर्ट्स की बात करूं, जैसे सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट है, सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन, वेंकटचलैया कमीशन, ये सारी रिपोर्ट आप मेंशन करते हो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हो तो। यानी सेंटर और स्टेट के रिलेशंस की बात करोगे तो सेंटर और स्टेट्स के रिलेशन में इन कमीशंस की, सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट को आप देखोगे, पुंछी कमीशन की रिपोर्ट को आप सेंटर स्टेट कमीशन में देखेंगे आप। तो ये रिपोर्ट्स जो हैं वो किसका पार्ट बन गई हैं? आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पार्ट बनी है। तीसरा जो टर्म है आपका वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये संविधानवाद की बात करता है। ये वाद है, क्या है? संविधानवाद। संविधानवाद क्या होता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ पावर को कॉन्फर नहीं करता है, सिर्फ शक्तियों को ही नहीं देता है, शक्तियों को देने के साथ साथ उनकी लिमिट्स को भी तय करता है, उनकी सीमा को भी तय करता है। ये क्या बताता है? इट इज अ जस्ट एंटीथेसिस ऑफ द आर्बिट्रेरीनेस। ये क्या है? मनमानेपन को कंट्रोल करता है। कोई भी स्टेट जो है उसे एब्सोल्यूट पावर नहीं है, किसी भी ऑर्गन्स को जो है वो एब्सोल्यूट पावर नहीं दिया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक समय में क्या कर रहा है? आपको पावर कॉन्फर कर रहा है। ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट्स एंड बॉडी जो भी है उन्हें पावर्स को कॉन्फर करता है। एट द सेम टाइम्स उनके ऊपर एक कैप, एक लिमिटेशंस को क्या कर रहा है? इंपोज कर रहा है। एंड दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो इन शॉर्ट में आपसे बात करूं तो जो संविधान आपका पावर को कॉन्फर कर रहा है और उसके साथ साथ उस पावर्स की लिमिटेशंस को भी डिफाइन कर रहा है, वो क्या है? आपका लिमिटेशंस को डिफाइन करता है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहलाता है। मैंने आपसे कई बार चर्चा किया है कि हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। ये कैसे है? मैं सारे प्रोविजंस को दिखाता हूं। ये आपको भी विश्लेषण करना है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है या नहीं। बहुत सारी ऐसी कंट्रियां हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन तो है बट देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मींस इन अ शॉर्ट द चेक एंड बैलेंस। क्या है? चेक एंड बैलेंस। एक तरफ पावर को कॉन्फर कर रहा है और दूसरी तरफ क्या कर रहा है? उनके लिमिटेशंस को डिफाइन कर रहा है। दिस इज योर एक्सटेंट एंड दिस इज योर पावर, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। आप उसके बाहर नहीं जा सकते हो। तो ये बात कौन डिसाइड करता है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऐसे कौन से प्रोविजन है जो इस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्रमोट करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो इसका जो सबसे पहला प्रोविजन है वो आपके यहां है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को क्या कर रहा है? प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है। कैसे देता है? रूल ऑफ लॉ जो है ये डायसी का प्रिंसिपल है। किसका प्रिंसिपल था? डायसी का प्रिंसिपल था। इंग्लिश लॉ का कॉन्सेप्ट है और यहां पे तीन बातें बताई गई हैं। एब्सेंस ऑफ द आर्बिट्रेरीनेस, पहली चीज क्या है? द फर्स्ट वन इज एब्सेंस ऑफ द आर्बिट्रेरीनेस। दूसरा जो है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। एंड थर्ड कॉन्सेप्ट जो था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। पहला क्या है आपका? एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, रूल अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस। मनमानेपन के विरुद्ध क्या दिया जा रहा है? आपको संरक्षण दिया जा रहा है। आर्बिट्रेरीनेस, मनमानेपन को क्या किया जा रहा है? एब्सेंट किया जा रहा है। और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। तो एब्सेंस ऑफ क्या है? आर्बिट्रेरीनेस और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। इसका मतलब सुप्रीम कौन होगा? सुप्रीम कौन होगा? रूल ऑफ लॉ जहां भी है वहां पे सुप्रीम क्या होता है? लॉ। तो हमारे यहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है। क्या है? फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है। हमारे यहां सुप्रीम कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। इट मींस नो वन इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, नाइदर स्टेट नॉर द सिटीजन्स। कोई भी स्टेट इतना माइट नहीं हो सकता है, इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता है कि वो
कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर होगा। सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं, जो स्टेट्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, अपने पावर्स को कहां से ड्रॉ करते हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं। तो हमारे यहां रूल ऑफ लॉ की डॉक्ट्रिन, और रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, और आपके यहां का जो फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपके यहां सुप्रीमेसी किसकी है, कॉन्स्टिट्यूशन की। ये लिमिट दे रही है, स्टेट्स को पावर देती है कि आप ये फंक्शंस कर सकते हो, ये आपके पावर्स है, लेकिन आपके ऊपर ये लिमिटेशंस है कि आप इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हो। ये चेक एंड बैलेंस क्रिएट कर रहा है दिस डॉक्ट्रिन। आप कोई भी काम करोगे बियॉन्ड द लॉ नहीं कर सकते हो, अबव द लॉ नहीं कर सकते, अबव द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। तो दिस डॉक्ट्रिन जस्ट इम्पोज द कैप एंड लिमिटेशंस ओवर द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट्स। ये स्टेट्स के ऊपर क्या कर रही है, ऑर्गन्स क्रिएट कर रही है, लिमिटेशंस क्रिएट कर रही है। यस और नो? तो पहली जो डॉक्ट्रिन है वो क्या है, आपके रूल ऑफ लॉ। और रूल ऑफ लॉ में तीन प्रिंसिपल मैंने आपको बताया। पहला एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रारीनेस या सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, दूसरा क्या है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, एंड थर्ड वन इज कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। तो हमने दो डॉक्ट्रिन को एडॉप्ट करा है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी सिर्फ इंट्रो का पार्ट पे आपसे बात कर रहा हूं। जब आप आर्टिकल 14 पढ़ोगे तो वहां पे ये बात आएगी फिर से। यहां थर्ड डॉक्ट्रिन जो है वो हमने डिस्कार्ड कर दिया, यानी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहां के रिजल्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रिजल्ट है, वो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट नहीं है। जब आप यूके का कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला जाता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। वहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, रिटन तो है, कोडिफाइड नहीं है। द एप्रोप्रिएट टर्म इज व्हाट, कोडिफाइड नहीं है, अलिखित संविधान है। इसका मतलब कि उनके यहां जो लॉज थे, जो कॉमन लॉ है, उनके कौन कौन से प्रोविजन आपके कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिए हैं, और ये प्रोविजन कौन डिक्लेयर कर रहा है, वहां की कोर्ट डिक्लेयर करेगी। और इसीलिए उसे क्या कहा गया कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जिस तरीके से हमारी संविधान सभा के द्वारा, ड्राफ्ट कमेटी के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया, उस तरीके से उनके यहां कॉन्स्टिट्यूशन अभी कोडिफाइड नहीं किया गया, ड्राफ्ट नहीं किया। दैट्स वाई वहां क्या माना जाता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं सिंपली आपको बता दूं, ये मान लीजिए उनके यहां का एक्स लॉ है, ये वाई लॉ है, ये जेड लॉ है। इसमें यदि 15 सेक्शन है, इसमें 20 सेक्शंस हैं और इसमें 30 सेक्शंस हैं, तो इसका 7वां सेक्शन जो है वहां की कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है। इसका 8वां और 15वां सेक्शन उसने डिक्लेयर कर दिया है कि ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। बाकी सारे प्रोविजन उनके यहां के सिर्फ लॉ है, लेकिन सेक्शन 7 ये क्या हो गया, एक्स का कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गया। ये सेक्शन 8 और सेक्शन 15 किसका पार्ट हो गया, वाई लॉ का कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट हो गया। और इसमें यदि मैं मान लो 22 हो गया, 23 हो गया, ये कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन। दिस प्रोविजन इज अ मेयर ऑफ कॉमन लॉ, और ये प्रोविजन आपका क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गया। क्लियर हुआ? ये अभी भी उसी लॉ में प्रिवेल करता है, इसे अलग से कोडिफाइड नहीं किया है, और इसीलिए क्या कहा गया वहां पे कि उनके यहां अनरिटन है। और हमने तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बना हुआ है, ये कैसे आया हुआ है, उनके जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से, उनकी कोर्ट्स के द्वारा। लेकिन हमारे यहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1 से लेकर के 395 तक, वो किसका परिणाम है, हमारी संविधान सभा के ड्राफ्ट कमेटी के द्वारा निर्मित किया गया है, ड्राफ्ट किया गया है। ठीक है ना? तो हमने वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लिया। तो मैं आपसे कह रहा था कि हमारे यहां जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो पहली डॉक्ट्रिन किससे प्रिवेल कर रही है, आपके रूल ऑफ लॉ से। ये रूल ऑफ लॉ प्रमोट करता है आपके कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को। जब भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वर्ड आपके सामने आए, वैसे दिमाग में क्या आना है, चेक एंड बैलेंस। एट द सेम टाइम व्हेन द योर कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फर द पावर, उसी समय क्या कर रहा है, वो उसके ऊपर लिमिटेशंस को लगा रहा है। क्लियर हुआ? दूसरी चीज, दूसरी पावर जो है आपके, वो सेपरेशन ऑफ पावर है। क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर ये दूसरी डॉक्ट्रिन है जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को, आपके संविधान की संविधानवाद को क्या करता है, बढ़ावा देता है। सेपरेशन ऑफ पावर, आप ये जानते हो कि यदि पावर को क्या कर दिया जाए, पावर को कंसंट्रेट कर दिया जाए, तो देयर इज अ चांस ऑफ द आर्बिट्रेरीनेस, निरंकुशता का चांस है। और किस बात का चांस है कि वो क्या हो सकता है, डिस्पोटिक हो सकता है, निरंकुश हो सकता है, बोलो भाई, करप्ट हो सकता है, ऐसा कहा जाता है ना।
कि पावर्स क्या करता है, पावर मेक्स पर्सन अ करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर मेक अ पर्सन करप्ट एब्सोल्युटली, ये कहा गया है। तो हमने पावर को क्या किया है, पावर को सेपरेट किया है, यानी एग्जीक्यूटिव का पावर क्या है, बोलो, जुडिशरी का पावर क्या है, और लेजिस्लेचर का पावर क्या है। पावर को हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड सेपरेशन ऑफ पावर बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। मैं बार बार आपसे कहता हूं, यहां पे क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है। इनकी एक स्फीयर है, यहां पे रह करके काम करना है, इनकी एक स्फीयर है, यहां पे रह करके काम करना है, इनकी एक स्फीयर है, इनको रह करके काम करना है। लेजिस्लेचर का काम क्या है, लॉ को बनाना। एग्जीक्यूटिव का फंक्शंस क्या है, पावर क्या है, आप उस लॉ को एग्जीक्यूट करोगे, इन्फोर्स करोगे, लागू करोगे, जो भी पॉलिसीज और लॉज बनाए जा रहे हैं आपके। और जुडिशरी इस बात को चेक करेगी कि आपके द्वारा जो लॉ बनाया गया है, वेदर इट इज अ इन कंसोनेंस और वेदर इट इज अ इनकंसिस्टेंट और नॉट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, और कि आपके संविधान के द्वारा ये संगत है या असंगत है, इस बात को चेक कौन करेगा, जुडिशरी। ये इनका पावर एंड फंक्शन। इनका काम क्या है, लॉ को बनाना। इनका काम क्या है, बोलिए। आप इनके पावर्स को इंक्रोच नहीं कर सकते, आप इनके पावर को इंक्रोच नहीं कर सकते। बट आपको मैं यही बता दूं कि हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो पार्शियल है। कैसा है, नॉट इन स्ट्रिक्ट सेंस। जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्ट्रिक्ट सेंस में सेपरेशन ऑफ पावर को अडॉप्ट किया गया है, हमारे यहां स्ट्रिक्ट सेंस में सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। किस सेंस में है, पार्शियल सेपरेशन ऑफ पावर है। इसका मतलब क्या है, लेजिस्लेचर का काम क्या है, लॉ को बनाना। समटाइम्स यू सी कि जुडिशरी जो है वो भी क्या बनाती है, लॉ बनाती है। इसका फंक्शन और पावर इसका क्या है, पावर ये कि इनके द्वारा जो भी लॉ बनाया जा रहा है उस बात को ये चेक करें, उसे इंटरप्रेट करें। लेकिन कभी कभी जुडिशरी भी हमारी क्या बना देती है, लॉ बनाती है। बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस है जो लॉ के तौर पर होती हैं और जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। आर्टिकल 141 आप पढ़ोगे तो बताया गया है कि एनी जजमेंट विच इज पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये क्या है कि जो भी उसने जजमेंट पास कर दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, वो क्या होगा, बाइंडिंग होगा। कैसा काम करेगा, एक जुडिशियल प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेगा, एक पूर्व निर्णय की तरह काम करेगा, एक विधि की तरह काम करेगा। बोलिए, तो ये क्या हो गया, लॉ हो गया, बाइंडिंग हो गया आपके ऊपर। बोलो भाई। तो हमने आपसे क्या कहा कि स्ट्रिक्ट सेंस में आपके यहां क्या नहीं है, स्ट्रिक्ट सेंस में आपके यहां सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, लेकिन इनकी लिमिटेशन है। आप अक्सर देखते होंगे यहां पे जुडिशरी क्या करती है, अपने आप को रिस्ट्रेंट करती है। क्या करती है, जब भी आप देखते होंगे जुडिशियल एक्टिविज्म की बात आती है तो समटाइम यू आल्सो रीड इन अ न्यूज़पेपर जुडिशियल कंस्ट्रेंट और जुडिशियल रिस्ट्रेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेंट। वो अक्सर ये कह देती है कि दिस इज द मैटर ऑफ द पॉलिसी। ठीक है, मैं वहां नहीं जा सकता, ये काम किसका है, इनका काम है। बोलो भाई, सॉरी, इनका काम है, लेजिस्लेचर का काम है। अभी हाल ही में आप देखिए एलजीबीटी पर कुछ बातें आई थी आपके यहां। बोलो भाई, लॉ बनाने का काम किसका है, पॉलिसी बनाने का मैटर किसका है, एलजीबीटी के मैरिटल स्टेटस पर अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि नहीं दिया, इस पर लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट लॉ बनाए। मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा। ये क्या है, जुडिशियल रिस्ट्रेंट। इट मींस दैट इज योर पावर, दैट इज योर लिमिट। ये कौन बता रहा है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। इसका मतलब कि ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये किसको प्रमोट कर रहा है, किसको प्रमोट करता है, आपके कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को। देख रहे हैं ना, यहां बता दिया ना कि आपकी लिमिट है, आप यहां बात नहीं कर सकते। और आज भी आप देखिए कि जुडिशरी जो है कभी भी पॉलिसी मैटर पर जाकर के लॉ नहीं बनाई है। ठीक है ना, वो अपने आप को क्या कर रही है, रिस्ट्रेन कर रही है, वो अपनी लिमिट्स को मेंटेन किया हुआ है। क्लियर हुआ, बोलो भाई। तो हमने आपसे कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को क्या करता है, प्रमोट करता है। दूसरी डॉक्ट्रिन, पहला मैंने क्या बताया, रूल ऑफ लॉ। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, सेपरेशन ऑफ पावर। बोलो बेटा। तो अब देख रहे हो आप, इसमें कुछ और बताएं या समझ में आ गया आपको। सेपरेशन ऑफ पावर जो पार्शियल की बातें हैं वो आपको समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी। समटाइम्स एग्जीक्यूटिव ऑल्सो मेक अ लॉ, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो होता है वो कौन बना रहा है, एग्जीक्यूटिव बना रही है। कौन बना रहा है, एग्जीक्यूटिव बनाती है। बोलो, लॉ बनाने का काम किसका है, पार्लियामेंट का काम है, लेकिन एग्जीक्यूटिव सम टाइम्स मेक अ लॉ, वो भी क्या है आपका, डेलीगेटिव। बात समझ पा रहे हैं। इसका मतलब कि एयर टाइट सेपरेशन नहीं है हमारे यहां, जो सेपरेशन ऑफ लॉ है वो कैसा है आपका, पार्शियल सेपरेशन ऑफ लॉ। क्लियर हुआ। अब और देखिए, चलो बाद में डिस्कस करेंगे कभी सेपरेशन ऑफ पावर पे। तो दो डॉक्ट्रिन हुआ,
तीसरी जो डॉक्ट्रिन है वो आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू है। कौन सी है? तीसरी जो है वो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है। रिव्यू अलग चीज है, जुडिशियल रिव्यू अलग है। जब आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात देखोगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्या बताया गया है कि उनका जो रिव्यू होता है 137, आर्टिकल कौन सा है आपका? 137 किसके बारे में बात कर रहा है? रिव्यू के बारे में बात करता है। बोलो। जबकि जुडिशियल रिव्यू जो है वो क्या है कि जो भी लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया लॉ है, इस बात को वो चेक करता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, विधि सम्मत है या नहीं है। जुडिशियल रिव्यू का जो प्रोविजन है, आप लोग अक्सर ये पढ़ते हैं कि 226 में है, 32 में है, आर्टिकल 13 में है, इसके बियॉन्ड भी है। ठीक है, आज मैं दिखाऊंगा आपको कि और भी कहां पे जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन है आपका। पहले ये देख लीजिए, जुडिशियल रिव्यू का मतलब कि लेजिस्लेचर ने जो बनाया है, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो, और उसने क्या बनाया? लॉ बनाया है, और ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप है या नहीं, उसके संगत है या नहीं, उससे कंसिस्टेंट है नहीं, उसके कंसोनेंस में है या नहीं, इस बात को चेक कौन करेगा? कौन चेक करेगा? जुडिशरी में कौन? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और यही इसका जो पावर है वो क्या कहलाता है? जुडिशियल रिव्यू का पावर। क्या कहलाएगा? न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है। ये अकेले और अलग डॉक्ट्रिन है, जब हम लोग कभी पढ़ेंगे इसको चर्चा करेंगे। ठीक है ना? ये जो पैदा हुई है, कहां से आया हुआ है ये पावर? अमेरिका से आया हुआ था। कहां से आया था? अमेरिका से। हमने वरो करा है। अभी देखिए ये कैसे काम कर रहा है आपका। मैं आपको बात करूं आर्टिकल 13, जब आप देखते हो तो आर्टिकल 13 का क्लास 1 एंड क्लास 2, ये आर्टिकल 13 का क्लास 1 एंड क्लास 2 ये पावर दे रहा है किसको? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स को। किस बात का पावर देता है? किस बात का? पावर इस बात का है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो जो भी लॉ बना है या जो बन चुका है, मैं आपको बात करूं कौन सा? आर्टिकल 394, ये क्या बात करता है बेटा? कमेंसमेंट के बारे में बात करता है। ठीक है ना? कॉन्स्टिट्यूशन का जो कमेंसमेंट हुआ है वो कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1949। ये दो बातें हैं। ये कहां पे बताया गया है आपके? किस आर्टिकल में? 394 में कमेंसमेंट वर्ड यूज किया है, प्रारंभ की बात करता है। तो कहता है कि 26 नवंबर 1949 को आपके 16 आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल्स? 16 आर्टिकल्स जो है वो 26 नवंबर 1949 को लागू होंगे। रिमेन्स आर्टिकल जो है वो कब लागू हो जाएंगे आपके? 26 जनवरी 1950 से इनका प्रारंभ हुआ है। तो कहता है कि इस प्रारंभ के पहले के जो लॉ है, दैट इज अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और इसके बाद के जो लॉ है दैट इज अ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, जो एग्जिस्टिंग लॉज थे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मींस 26 जनवरी 1950 के पहले के जो कानून है, यदि ऐसे लॉ का कोई प्रोविजन आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 मींस फंडामेंटल राइट के किसी भी प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट होंगे, असंगत होंगे, विरोध में होंगे, प्रतिकूल होंगे, तो जिस एक्सटेंट तक, जिस सीमा तक वो शून्य होंगे, जिस सीमा तक वो असंगत होंगे, उस सीमा तक वो क्या हो जाएंगे? वाइड हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को बढ़ावा दे रहा है या नहीं दे रहा है? आपके लिमिट्स को निर्धारित कर दिया है। लिमिट्स क्या है कि आप कोई भी लॉ जो पहले प्रिवेल कर रहा है वो किससे ऊपर नहीं जा सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी या नहीं होगी? और इसका क्लास 2 जो है वो क्या कहता है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ। स्टेट जो है वो ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगा। बोलो भाई। स्टेट
ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा। मैं आपको क्लियर करूं, स्टेट जो है वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 12 में है। ये पार्ट थर्ड के बारे में बात करता है, पार्ट थर्ड, यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहा है। और ये आर्टिकल 36 में है, ये किसके बारे में बात कर रहा है? पार्ट फोर्थ के बारे में बात कर रहा है। और ये किसके बारे में बात करता है? डीपीएसपी के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब कि जो स्टेट है, स्टेट डिफाइन किया गया है आर्टिकल 12 में, और 36 कहता है कि स्टेट का वही मीनिंग होगा डीपीएसपी के लिए जो 12 में बताया गया फंडामेंटल राइट्स के लिए। यहां पे स्टेट में जो बातें बताया था आपको, वो 4 बातें हैं। पहली बात कौन सी है? कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी एंड अदर अथॉरिटी। अब देख रहे हैं बेटा, अदर अथॉरिटी। मैं आपसे ये कहता हूं कि इंटरप्रिटेशन का जहां जहां भी स्कोप होगा, जुडिशियल रिव्यू का पावर वहां वहां होगा। जस्ट कीप इन योर माइंड, जो आप आर्टिकल पढ़ के बैठे हो वो आर्टिकल भूल जाइए आप। जहां जहां भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इंटरप्रिटेशन का स्कोप होगा, वहां पे क्या होगा? जुडिशियल रिव्यू होगा। वेदर दिस बॉडी इज अदर स्टेट और नॉट, ये जो अदर अथॉरिटी है वो स्टेट है या नहीं है, इस बात को कौन चेक करेगा? कौन डिसाइड करेगा? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसका मतलब ये उसका जुडिशियल रिव्यू का पावर है। कैसा पावर है वहां पे? जुडिशियल रिव्यू का पावर है। अभी मैं और दिखाऊंगा, हर आर्टिकल्स में आपको दिखाऊंगा कि कहां कहां पे वो जुडिशियल रिव्यू का पावर लेकर के आता है। इन जनरल जो पावर आप लेकर के बैठे हैं, जो जानते हैं आप, 32, 226 और 13। चलिए, मैं आपसे बात कर रहा था कि स्टेट जो है वो ऐसा लॉ नहीं बनाएगा। स्टेट में कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। स्टेट में कौन है? पार्लियामेंट भी है। स्टेट में कौन है? स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर है। स्टेट में लोकल अथॉरिटी है, अदर अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटीज में कौन है? आपकी म्युनिसिपैलिटीज है, और कौन है? पंचायत है। तो ये जो अथॉरिटीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज कैन नॉट मेक एनी लॉ। कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती। और लॉ को जब आप देखोगे तो लॉ को कहां डिफाइन किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ को 13(3)(a) ये प्रोविजन है जहां पे ये बताया गया है कि लॉ मीन्स व्हाट। लॉ का क्या मतलब हुआ? लॉ का मतलब ऑर्डिनेंस। वहां पे 8 बातें बताई गई हैं, इन्हें याद रखिएगा आप, कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पहला क्या है? ऑर्डिनेंस। दूसरा क्या है? एनी ऑर्डर। तीसरा क्या है आपका? एनी बाई लॉज। फिर क्या है आपका? फिर रूल है, रेगुलेशन, एनी नोटिफिकेशन, एनी कस्टम आर यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, जिसमें विधि का बल हो गया हो। ऐसा कोई कस्टम या यूसेज जिसमें क्या हो? विधि का बल हो। अब आप देख रहे हैं, अब यहां पे क्या है? स्टेट है, और ये क्या कह रहा है कि स्टेट शेल नॉट मेक, मैंडेटरी बात कर रहा है, स्टेट शेल नॉट मेक एनी लॉ। इट मींस ये सारी की सारी अथॉरिटी, लॉ का मतलब ये सारी की सारी चीजें, इसका मतलब इन सब के द्वारा ऐसा कोई चीज नहीं बनाया जा सकता है जो कि आपके संविधान के पार्ट 3 से क्या हो? इनकंसिस्टेंट हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपकी लिमिटेशन है। क्या है? जुडिशियल रिव्यू जो है इस बात की लिमिटेशन दे रहा है कि यू कैन मेक एनी लॉ बट यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपके लिमिट है। यस और नो? यहां पे आपके लिमिटेशंस हैं, आपके कैप है। आप ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकते हो, आप ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकते हो, लेकिन ऐसा कोई भी ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट नहीं कर सकते हो जो आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करे। आप कोई भी ऑर्डर इशू कर सकते हो, लेकिन ऐसा कोई भी ऑर्डर आप इशू नहीं कर सकते हो जो आपके फंडामेंटल राइट्स का, पावर तो है आपके पास, पावर है ऑर्डर इशू करने का, पावर है आपके पास ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करने का, बट ये कहां नहीं जा सकता है? बियॉन्ड द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जाएगा। क्लियर हुआ?
तो ये क्या कर रहा है? लिमिटेशन। आप कोई भी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन इशू कर सकती है, लेकिन ऐसा नोटिफिकेशन क्या है? लॉ है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? स्टेट है। तो स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट मेक एनी नोटिफिकेशन और सर्कुलेट एनी नोटिफिकेशन दिस इज द इनकंसिस्टेंट ऑफ द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लिमिट हो गई कि नहीं हो गई आपकी? तो जुडिशियल रिव्यू क्या कर रहा है? जुडिशियल रिव्यू की डॉक्ट्रिन जो है आपके ऊपर क्या कर रही है? लिमिटेशन इंपोज कर रही है। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको पावर दिया है लॉ बनाने का। पार्लियामेंट के पास क्या पावर है? लॉ बनाइए। स्टेट लेजिस्लेचर के पास क्या पावर है? लॉ बनाने का पावर है। लेकिन एट द सेम टाइम आपके ऊपर एक कैप लगा दिया है। क्या लगा दिया है? कैप। इसके ऊपर आप लॉ नहीं बना सकते, इसके बियॉन्ड आप पावर यूज करके आप अपना लॉ नहीं बनाओगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तीनों डॉक्ट्रिन्स क्लियर हुई आपको? पहला क्या है? पहला मैंने आपको रूल ऑफ लॉ बताया, ये आपकी लिमिटेशंस को बताता है। कोई भी सरकार हो रूल ऑफ लॉ के ऊपर हो सकती है? नहीं हो सकती। आपके पास पावर है, आप अपने चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन आप अबव द लॉ नहीं जा सकते हो, अबव द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जा सकते। ये आपकी लिमिटेशन है। दूसरा क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर्स, आपका एक जुरिस्डिक्शन कन्फाइंड कर दिया गया है कि ये आपका क्षेत्राधिकार है, आपका पावर है, आपका क्षेत्राधिकार है, इसी में रह करके काम करना है आपको, उसके बियॉन्ड आप नहीं जाएंगे। आप कैद है आपके ऊपर, ठीक है? लिमिटेशंस है आपके ऊपर। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? चेक एंड बैलेंस। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? कि एक तरफ आपको पावर दे रहा है और दूसरी तरफ आपको क्या कर रहा है? आपके ऊपर लिमिटेशन इंपोज कर रहा है, आपके ऊपर कैप लगाता है। ठीक है, बोलो भैया, ये बात क्लियर हो गई? और एक डॉक्ट्रिन देखो जरा, फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो प्रमोट द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपके संविधान का जो संविधानवाद है, ये किसके द्वारा प्रमोट हो रहा है? फंडामेंटल राइट्स के द्वारा। ये कैसे यार? फंडामेंटल राइट्स, जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है इंडिया में। बोलो, मैं जब आपको एफआईआर पढ़ाऊंगा तो वहां पे आगे चर्चा करूंगा कि किस तरीके से इनके हिस्टोरिकल, बस 2 मिनट में आप देखें इन्हें कि आपके यहां जो पहली बार फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो चर्चा की गई 1215 मैग्ना कार्टा के बारे में बात किया गया। 1215 1215 की बात करें, ठीक है ना? और फिर उसके बाद विल ऑफ राइट्स, और विल ऑफ राइट्स को इनकॉर्पोरेट किया अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन ने पहली बार 1791 में इनकॉर्पोरेट किया। फर्स्ट 10 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उन्होंने उन फंडामेंटल राइट्स को क्या किया? इनकॉर्पोरेट किया। इनिशियली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जो फंडामेंटल राइट्स अपने यहां इनकॉर्पोरेट किया, उनसे एब्सोल्यूट बनाया। कैसा? एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स। और जिसकी वजह से वहां पे सिविल वॉर की स्थिति पैदा हो गई। भाई मुझे बोलने का अधिकार है, मैं जो चाहूंगा वो बोलूंगा, जहां चाहूंगा वो बोलूंगा, जैसा चाहूंगा वो बोलूंगा। बोलो, यू कैन नॉट चेक मी। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई लिमिटेशन ही नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सोसाइटी में क्या होगा? एनार्की क्रिएट होगी या नहीं होगी? अराजकता पैदा हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? यदि किसी भी राइट्स को यदि एब्सोल्यूट बना दिया जाए तो इट जस्ट क्रिएट द एनार्की इन आवर सोसाइटी। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रन स्मूथली। बहुत मुश्किल हो जाएगा। कहीं भी खड़े होकर के जो भी मन करे बोल रहे हो, जिसके बारे में मन कर रहा है वो बोल रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि आपको एब्सोल्यूट राइट दिया गया है। तो हमने वहां से सीख लिया था कि हमको एब्सोल्यूट राइट नहीं देना है, सिविल वॉर नहीं कराना है अपने यहाँ। तो हमने फंडामेंटल राइट्स जो अपने सिटीजन्स या पर्सन्स को दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो प्रोविजन है कहां पे है? पार्ट 3 में। कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक में दिया गया है। बोलो, और कितने तरीके के फंडामेंटल राइट्स हैं आपके पास? कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं आपके यहां। और ये जो फंडामेंटल राइट्स है, एक भी फंडामेंटल राइट्स उसमें एब्सोल्यूट नहीं। इसका मतलब क्या है कि एक तरफ तो आपको राइट्स मिला हुआ है, आपको पावर मिला हुआ है, और दूसरी तरफ आपको क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? लिमिटेशंस, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19(1)(a) में। एट द सेम टाइम आर्टिकल 19(2) आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इंपोज करती है कि दीज आर द 8 ग्राउंड सो फार। आज तक जो है 8 ग्राउंड हो गए हैं, इन पर आप बात नहीं कर सकते। किस पर बात नहीं कर सकते? कोर्ट का कंटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। किस पर बात नहीं कर सकते हैं? जो हमारी इंटीग्रिटी को प्रेजुडिस करता है,
ऐसी बात नहीं कर सकते जो किसी का डिफेमेशन कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं कर सकते जो में हमारे फॉरेन स्टेट्स के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस को क्या करे, प्रिजुडिस करे या अफेक्ट करे, ऐसी बात नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पावर तो है, बोलने का अधिकार है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, आपको राइट है, लेकिन आपके ऊपर क्या लगा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। बोलो, तो आपको मैं आपसे बात जो कर रहा हूं क्या कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब समझा रहा हूं। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या है कि जहां पे आपको पावर दिया गया है जिस संविधान के द्वारा, उसी संविधान के द्वारा आपके ऊपर क्या लगाया गया है, नियंत्रण लगाया गया, रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है, इंपोज किया गया, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो फंडामेंटल राइट्स इज ऑल्सो प्रमोट द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। यस आर नो? बोलो बेटा। इसी तरीके से फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपको दिया गया है, आप क्या कर सकते हो, आपको इनर कंसाइंस का फ्रीडम है, आप किसी भी रिलीजन को क्या कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, प्रोपेगेट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, दैट इज योर फंडामेंटल राइट। लेकिन आपके ऊपर वहीं पे क्या लगा दिया गया है, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया है, सब्जेक्ट टू द क्या है, पब्लिक हेल्थ, ऑर्डर एंड अदर फंडामेंटल राइट्स लगा दिया गया है। कि कोरोना आपके यहां आया था, तो कोरोना में ऐसा नहीं कि आप जाकर के मस्जिद में ही नमाज पढ़ोगे, आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आपको प्रैक्टिस करने का राइट तो है, इनर कंसाइंस है आपका, ठीक है, लेकिन पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए इस बात को क्या किया जा सकता है, रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। मंदिर खुल रहे थे क्या उस समय? मंदिर नहीं खुल रहे थे उस समय, वहां पे कोई गैदरिंग नहीं किया जा सकता है, किसी भी जगह पे उस राइट्स को क्या कर दिया गया, कर्टेल कर दिया गया। बोलो भैया। तो ऐसी स्थिति में आपके जो राइट्स हैं वो क्या है, लिमिटेड राइट्स हैं, आपके ऊपर लिमिटेशन इंपोज किया गया है। तो मैंने आपको 4 चीजें बताई जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। पहली चीज कौन सी है? पहली चीज मैंने आपको क्या बताया, रूल ऑफ लॉ बताया। और दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताया, सेपरेशन ऑफ। तीसरी चीज क्या बताया मैंने आपको, क्या? और चौथी चीज मैंने आपको क्या बताई, फंडामेंटल राइट्स। तो आप क्या देख रहे हो, our constitution not only impose the restriction over the state or organ of the state but also they are citizens and persons। ये राज्य के ऊपर ही नहीं लगा रहा है, ये किसके ऊपर लिमिटेशंस लगा रहे हैं, व्यक्ति के ऊपर और नागरिकों के ऊपर भी क्या किया जा रहा है। तो इन प्रोविजंस को देखने के बाद और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को इंडिया में बढ़ावा देते हैं। ऐसे और कौन से प्रोविजन हो सकते हैं आपके यहां, कोई भी एक आध बताइए आप लोग। नहीं याद आ रहा? 4 तो क्लियर हुआ ना है? और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो कभी आपसे इस शॉर्ट आंसर के लिए यदि आए या इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, तो एक लाइन में बहुत ही स्मार्टली आंसर करिए आप उसे, क्या है कि when our constitution give the power at the same time impose the restriction and limitations, that is the constitutionalism। ठीक है ना? अब देखो और भी बहुत सारे प्रोविजन हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। एक और मैं दिखा दूं, जब आप आर्टिकल 53 पढ़ते हो, कौन सा आर्टिकल 53 जब आप पढ़ रहे हो, तो यहां पे क्या बताया गया है, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्ट इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कहां पे वेस्ट करेगा, एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो किस में वेस्ट करेगी, सेंटर की, यूनियन की, प्रेसिडेंट में करेगी। बोलो भैया, आर्टिकल 53 में ये बताया गया है। और एट द सेम टाइम 74 पढ़ते हो तो 74 में आपको बता दिया गया है कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट के पास, उससे जो एक्सरसाइज करेगा वो कैसे करेगा, विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कहां की, यूनियन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन। क्या देख रहे हैं आप, एक तरफ आर्टिकल 53 क्या कह रहा है, एक तरफ आपसे ये कहा कि सारा का सारा कार्यपालिकी शक्ति किसमें निहित होगी, किसमें वेस्ट करेगी, एग्जीक्यूटिव पावर जो यूनियन की और सेंटर की है वो किसमें होगी, प्रेसिडेंट की होगी। पावर मिल गया इनको, बोलो यार, पावर मिल गया।
लेकिन जब 74 पढ़ते हो तो 74 में कह रहा है कि ये जो पावर है उसे एक्सरसाइज कैसे करेगा, ये एक्सरसाइज कैसे करेंगे, विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन। इसका मतलब ये पावर आप अकेले नहीं यूज कर सकते, आप इस पावर को यूज करके आप निरंकुश नहीं हो सकते। ये कैसे करेंगे आप, विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन है पता है आपको, यूनियन के जितने भी मिनिस्टर्स हैं मिलकर के क्या बनाते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है ना। यानी जो हमारी लोअर हाउस होती है, लोअर हाउस का जो 15% हो सकता है मैक्सिमम लिमिट है आपके मिनिस्टर्स की, कितना, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये डिसाइड कर दिया गया कि जो आपकी लोअर हाउस है, लोअर हाउस के टोटल नंबर्स का 15% ही क्या हो सकता है, मिनिस्टर्स हो सकते हैं। और इन्हीं मिनिस्टर से मिलकर के क्या बना हुआ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसका मतलब ये सिंगल हेड नहीं है, ये सिंगल हेड नहीं है। इसका मतलब जो भी ये एड एंड एडवाइस करेंगे वो बहुत ही क्या होगा, बहुत ही डिटरमिनेट होगा, कंसिडर करके इन्होंने इस बात को एडवाइस करा होगा। इनका अकेले का ये चेक एंड बैलेंस है या नहीं है, चेक एंड बैलेंस है। एक तरफ आपको पावर दे रहा है और दूसरी तरफ आपके ऊपर लिमिटेशन लगा रहा है कि यू कैन नॉट अलोन यूज दिस पावर और एक्सरसाइज दिस पावर। आपको जो करना है वो कैसे करना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जब आपको एडवाइस करेगी तब। ये चेक एंड बैलेंस क्रिएट हुआ कि नहीं, तो मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं, ये प्रमोट कर रहा है आपके कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को या नहीं कर रहा है, यस और नो, ओके। अब और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से भरा पड़ा है। बस आप बेसिक चीज समझिए और आप इस बात के एसेंस को समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है क्या। बात समझ रहे हैं आप। अब जरा देखो हमारे यहां जो एग्जीक्यूटिव है और क्या है, लेजिस्लेचर है। बोलो बेटा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और तो कार्यपालिका जो होती है वो किसका भाग होती है, विधायिका का भाग होती है या नहीं होती है, बोलो भाई। अच्छा, ये एग्जीक्यूटिव है और ये किसके प्रति अकाउंटेबल होती है, कार्यपालिका हमारी किसके प्रति अकाउंटेबल होती है, लोअर हाउस, लोकसभा के प्रति। किसके प्रति होती है, लोकसभा के प्रति अकाउंटेबल होती है। मेरी बात आप समझिए, कहने का मतलब कि यह व्यक्ति जो है इसकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो किसके प्रति है, आपकी लेजिस्लेचर के प्रति है या नहीं है। इनके द्वारा क्या काम किया गया है, क्या चीज हुई है, इसकी अकाउंटेबिलिटी कहां पे है, लोकसभा में बैठेंगे तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बोलो, इसका मतलब क्या है, आपको पावर दिया गया है, आप मिनिस्टर्स बने हैं, आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आप क्या डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, लेकिन आपने अपनी मिनिस्ट्री में रहते हुए क्या काम किया हुआ है, यू हैव गिवन अ पावर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बट यू आर अकाउंटेबल। आप आर्बिट्ररीली काम नहीं कर सकते हो, हाँ आपके ऊपर क्या है, अकाउंटेबिलिटी है। तो ये चेक एंड बैलेंस क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पावर को क्या कर रहा है, आपके लिमिट कर रहा है सर, नो। तो अकाउंटेबिलिटी जो है, मैं आपसे बताया था कि सेपरेशन ऑफ पावर रिस्ट्रिक्शंस में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, ठीक है ना। क्या है, वहां की जो विधायिका है और कार्यपालिका एक दूसरे से बिल्कुल पृथक हो सकती है। बोलो, उनके यहाँ का डिफेंस मिनिस्टर वो किसी को भी जो बिना इलेक्टेड है उसे ला करके अपॉइंट कर सकते हैं। बोलो भैया, ऐसा होता है। लेकिन इंडिया में क्या है, आप किसको बनाओगे, जो इलेक्ट होकर के आया हुआ है, और नहीं है तो उसे कितने दिन में आप बना सकते हो, कितने दिन के लिए बना सकते हो, 6 मंथ के लिए आप बना सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आप। बोलो, तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब यहां पे ये है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति नहीं होती है, लेजिस्लेचर के प्रति नहीं होती, लेकिन यहां पे इनकी अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति है, यहां पे जो अपोजिशन है वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि बताइए जरा आपने ये फाइनेंस में क्या इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, डिफेंस में आपने क्या इन्वेस्ट किया है, यू आर अकाउंटेबल, ठीक है, आपके अगेंस्ट क्वेश्चन रेज किया जाएगा। और ये अकाउंटेबिलिटी आपको क्या करती है, लिमिट करती है। इट ऑल्सो प्रमोट्स द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। बात समझ पाए आप। तो मैं प्रिसाइज में आपको 3 बातें बताया, मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन बताया, लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताया और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बताया। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और तीसरा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्कोप है इज वाइडर देन दैट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके साथ एनी प्रैक्टिसेस आर कन्वेंशन, एनी रिपोर्ट्स आर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की जो रिपोर्ट्स है वो शामिल है। और फिर मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बताया।
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है आपका? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में मैंने आपको बताया, बस एक ही लाइन आपको बोलना है, चेक एंड बैलेंस। क्या है आपका? चेक एंड बैलेंस। उससे थोड़ा सा और इनलार्ज करो तो आप क्या बताओगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें यानी स्टेट्स को या उनके ऑर्गन्स को, सिटीजन्स को क्या देता है? पावर देता है, और पावर के साथ साथ उनके ऊपर लिमिटेशंस जो इंपोज करता है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और ऐसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजन है, बहुतेरे हैं, जिनको पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि भारत में संविधान और संविधानवाद दोनों क्या है? मौजूद है। मैं अक्सर ये कहता हूं कि बहुत सारी ऐसी कंट्रियां हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। इसका मतलब उनके यहां रूल ऑफ लॉ नहीं है, उनके यहां सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, इसका मतलब उनके यहां संविधान ही सर्वोच्च नहीं है। ठीक है ना? ऐसे कुछ एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जो आपके आसपास कंट्रियों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसका एक बेहतर एग्जांपल मैं आपको नॉर्थ कोरिया का देता हूं। संविधान तो है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। ठीक है, आगे जो है कल मैं चर्चा करूंगा नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कल की जो मेरी वीडियो थी वो बहुत ही खराब थी, उसके लिए सॉरी। और उसी पार्ट को हम आगे कल लेकर के आएंगे। नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान जो है वो फेडरल है या यूनिटरी है, उस पर क्या डिबेट्स है। थैंक यू।